डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं लेखा शास्त्र यानी अकाउंटेंसी का पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं अकाउंटेंसी के सॉल्यूशन को। और आपके जो एग्ज़ाम हो रहे हैं इसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे ये आपके एग्ज़ाम पेपर्स जो बोर्ड द्वारा लिए जाते हैं। आप भी अपना क्वेश्चन पेपर अगर सॉल्यूशन चाहते हैं तो इस तरह का पीडीएफ बना करके आप पूरा फर्स्ट पेज से, जैसे फर्स्ट पेज से भेजा गया है, तो आप पूरा का पूरा पेपर जो है फ़ोटो खींच के पीडीएफ बना करके साफ साफ सीधा सीधा फोटो भेज सकते हैं और उसका आंसर्स हम बता देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन सेक्शन ए की बात करते हैं। नगद राशि अथवा माल जो स्वामी द्वारा स्वयं के उपयोग हेतु निकाला जाता है उसे कहते हैं, तो उसे हम आरोहण कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने आंसर इसका लिख दिया आहरण। ठीक है, आहरण बोलते हैं इसको। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीनरी के क्रय को मशीनरी खाते के किस पक्ष में दिखाया जाएगा, तो वो नाम पक्ष में लिखा जाएगा। उसके बाद में प्राप्ति भुगतान खातों का अंतिम शेष जो है वो अंतिम रोकड़ या बैंक शेष को दर्शाता है। इसके बाद में ख्याति के मूल्यांकन का आधार क्या होता है, तो वो होता है लाभ। इसके बाद में पुराने और नए अनुपात में क्या अंतर है, तो त्याग का अनुपात जो है वो अंतर कहलाता है। ठीक है, त्याग का अनुपात क्या होता है, पुराने और नए अनुपात के अंतर को त्याग का अनुपात कहते हैं। डायरेक्ट डेफिनेशन भी आप जान सकते हैं इसका। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, खाली स्थानों की पूर्ति करना है। संपत्ति का दायित्व पर अधिक के जो है वो पूंजी कहलाती है। इसके बाद में रोकड़ पुस्तक के रोकड़ स्तंभ का सदी शेष सदैव जो है वो नामे होता है। उसके बाद में आपका व्ययों को आय व्यय खाते के खाली स्थान यानी कि व्यय की ओर दर्शाया जाता है, व्यय की ओर दर्शाया जाता है। लाभ हानि खाता एक जो है नाम मात्र का खाना होता है, खाता होता है। ये एमसीक्यू भी कभी कभी बनता है, नाम मात्र का खाता। ठीक है, लाभ हानि खाते को कहा जाता है तो वो होता है नाम मात्र का खाता। और चिट्ठा व्यवसाय की खाली स्थानीय स्थिति को दर्शाता है, तो आर्थिक स्थिति को, फाइनेंशियल जो है पोजीशन को या फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को दर्शाता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे सत्य असत्य बताना है। दोहरी लेखा प्रणाली लेखांकन की एक अवैज्ञानिक प्रणाली है, तो बिल्कुल असत्य वचन बोला जा रहा है यहाँ पे। प्रत्येक नामे के लिए उसका उतनी ही राशि का संगत जमा होता है, तो ये बिल्कुल सही बात है, उतनी ही राशि का संगत जमा किया जाता है। आयगत मदों को आय व्यय खाते में लिखा जाता है, बिल्कुल सत्य बात है ये भी। और उपार्जित आय व्यापार का दायित्व होता है, तो ये असत्य है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे जो है, जिस व्यक्ति को उधार माल बेचा जाता है उसे कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं देनदार। उसके बाद में समझौते के अभाव में साझेदार द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज जो दिया जाता है वो 6% प्रतिवर्ष के हिसाब से दिया जाता है। अगला है एक्स तथा वाई जो है 2 और 3 और 2 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। जेड को 1/6 भाग दे करके साझेदार बनाया जाता है, तो नया अनुपात आपको निकालना है। आप देखिए कि यहाँ पर जो है आपको नया अनुपात इसलिए बताना है क्योंकि यहाँ पे 3 और 2 है। ये आपका कितना आ जाता है, 1/6 है, तो यहाँ पे कितना हो, 3 दूनी 6, यानी कि इसका भाग आ जाएगा 1। यानी कि एक्स का 3 तो था ही, वाई का 2 था ही, और जेड का हम निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 3 2 1 जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है वित्तीय विवरणों के आंतरिक उपयोगकर्ता जो है वो प्रबंधक है। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या पूछा गया आपसे। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश मीडियम का अपने क्वेश्चंस को देख लें, आंसर्स मैंने बता दिया है, तो आंसर यहाँ से देख सकते हैं आप। उसके बाद में जोड़ियाँ बनानी थी आपको, कॉलम्स मैच करने थे। संचित पूंजी जो है ये कंपनी का समापन पर दिया जाता है। इसके बाद में अंशों का शोधन जो है वो शुद्ध पूर्वाधिकार अंश के अंतर्गत आता है। अधिकृत पूंजी जो है ये रजिस्टर या पंजीकृत पूंजियों में शामिल होती है। और अति अभिदान जो है ये अनुपातिक आवंटन के द्वारा है, या फिर उसके अनुसार जो इसको शामिल किया जाता है। तो इस तरह से आपने ऑप्शंस देख लिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है प्रविष्टि से आप क्या समझते हैं, तो प्रविष्टि जो है लेन देन की को हिसाब की पुस्तकों में लिखना ही प्रविष्टि कहलाती है। एंट्री सीधी सी बात है, एंट्री क्या होती है, एंट्री जो होती है वो लेन देन, यानी कि जो आपका क्रेडिट और डेबिट जो हो रहा है उसी को जो हम पुस्तक में लिखते हैं वही बुक कीपिंग करना क्या कहलाता है, प्रविष्टि यानी कि एंट्री कहलाती है। इसके बाद में कुल बिक्री को समझाना है। कुल बिक्री क्या होता है, एक निश्चित अवधि में होने वाला नगद तथा उधार विक्रय का योग जो है वो आपका कुल विक्रय कहलाता है या कुल बिक्री कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पूरा डेफिनेशन लिख दिया है। इसके बाद में तलपट से क्या आशय है, तलपट खाता बही के नाम और जमा शेष लेकर के बनाया गया एक विवरण पत्र है। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तलपट बनाने के 2 उद्देश्य जो है, गणितीय शुद्धता की जांच करना, खातों के शेषों का ज्ञान करना, खतौनी का मिलान, ये सारे के सारे इसके उद्देश्य होते हैं। इसमें से केवल 2 आपको लिखने हैं।
उसके बाद में हार्डवेयर को समझाना है, तो हार्डवेयर कंप्यूटर भौतिक संगठनों का संग्रह है जो कंप्यूटर सिस्टम का गठन करते हैं, यानी कि उसको बनाते हैं। उसके बाद में सॉफ्टवेयर क्या है, तो सॉफ्टवेयर वे हैं जो सिस्टम को नियंत्रित और व्यवस्थित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, डेटा को परिभाषित करना है। डेटा मूल तौर से कच्चा तथ्य होता है जिसके वांछित परिणाम ज्ञात किए जा सके, उन्हीं को हम डेटा कहते हैं। और ये कंप्यूटर के लैंग्वेज में भी सेम ही आप लिख सकते हैं और अपने अकाउंटेंसी के लैंग्वेज में भी यही चीज़ लिख सकते हैं। इसके बाद में है आपका नेक्स्ट है, सूचना को परिभाषित करना है। तो लेखांकन में डेटा और परिवर्तन का संग्रह शामिल होता है जिसे लेखा निर्णय लेने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसे सूचना कहते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन उसी को कहते हैं। और लाभ न कमाने वाली संस्थाओं से क्या से है, तो वे संस्थाएं जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाने की बजाय समाज कल्याण हेतु गतिविधियों को संचालित करना होता है, उन्हें लाभ न कमाने वाली संस्थाएं कहते हैं। और ये सारी की सारी संस्थाएं जो है सरकारी, यानी कि गवर्नमेंट बेस्ड होती हैं। निजी कंपनियां जो है हमेशा लाभ चाहती हैं। अथवा पाठ में पूंजी कोष कैसे ज्ञात किया जाता है, तो पूंजी कोष को निम्नलिखित सूत्र द्वारा हम जांच कर सकते हैं। तो प्रारंभिक पूंजी बराबर होता है प्रारंभिक संपत्तियों का योग में से प्रारंभिक दायित्वों का योग जो है माइनस कर देंगे, तो हमारे को जो है पूंजी कोष मिल जाएगा। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपको विक्रय बही में आपको लिखना है। ये सारा डाटा 2021 का दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसको हमने विक्रय बही यानी सेल्स बुक में इस तरह से आपको लिख देना है। तो यहाँ पे आंसर जो है आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा पर्टिकुलर जो है टेबुलर फॉर्म में बता दिया गया है। इसका अथवा पार्ट की बात करते हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके समझ लेना। डाटा तो आपको पर्टिकुलर्स और अमाउंट को केवल डालना है, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि कहाँ पे कितना डालना है, 1 जुलाई को, 5 जुलाई को और 10 जुलाई को। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्रय पुस्तक में किस प्रकार के लेखे नहीं लिखे जाते, तो क्रय पुस्तक में जो है नगद का क्रय करना, पोषण पर प्राप्त माल और उसके अलावा प्रेषण पे प्राप्त माल और संपत्तियों के क्रय का और स्वीकृति हेतु प्राप्त माल, इन सभी को जो है नहीं लिखा जाता। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें आपको एक डाटा दी गई है। इस डाटा के अंदर आपको लेखांकन समीकरण तैयार करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का ये लेखांकन समीकरण जो है तैयार होगा, जो मैंने आपको यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में बताया। तो इस तरह से आपको स्टॉक या अकाउंटिंग इक्वेशन स्टॉक जो है हम इस तरह से दिखाते हैं। इसके बाद में और पार्ट जो है, लेखांकन समीकरण के 3 लाभ आपको बताने हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लाभ हैं। लेखांकन में सहायता करना, तलपट बनाने में सहायक, गणितीय शुद्धता की जांच करना, संपत्तियों और दायित्वों का मिलान करने के लिए। तो ये सारे के सारे जो है इसके एडवांटेजेस हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो है आपको 3 जो है डाटा दी गई हैं। पुरानी मशीनरी की बिक्री की रकम दी गई है, फिर 400 रुपये संयंत्र मरम्मत यानी मशीन की मरम्मत के लिए और मशीन के खाते में लिखी गई है। इस तरह से सारा डाटा यहाँ पे दिया गया है। डाटा को आप पढ़ लीजिए और इसको एंट्री करके आपको जो है इसका आंसर, आपको आवश्यक जनरल यानी कि आपको जनरल एंट्रीज करनी है। तो जनरल एंट्रीज कुछ इस तरह की इसका होगा जो आप देख पाएंगे। रिसाइकिल रेक्टिफाइंग जनरल एंट्रीज जो है इसमें सेल्स हो जाएगा, फिर रिपेयर हो जाएगा और रमेश टू सुरेश। तो इस तरह से ये आपको जो है एक जनरल एंट्री करनी होगी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो है उधरत खाता कब और क्यों बनाया जाता है, तो उधरत खाता खोलने के दशाएं जो है यानी कि कब और क्यों बनाया जाता है, तो पूर्ण जानकारी ना होने पर बनाया जाता है, दूसरे पक्ष का ज्ञान ना होने पर भी इसको बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, कि दूसरे पक्ष का अगर ज्ञान नहीं है तो भी बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, जब दूसरे पक्ष का ज्ञान नहीं होता है। योगों में असमानता हो तो ही बनाया जाता है, और संशोधन प्रविष्टि की दशा में भी इसको बनाया जाता है। तो ये 4 कारण हैं जहाँ पे उधरत खाते जो है बनाए जाते हैं। तलपट की विशेषताएं लिखनी है आपको। तलपट की विशेषताएं जो है खातों की सूची के लिए और खातों के शेषों का दर्शाने का विवरण होता है। निश्चित तिथि जो है उसमें प्रकट की जाती है। प्रखत निर्माण और खतौनी की जांच, इन सभी चीज़ों के लिए जो है ये मतलब इन सभी की ये सारी की सारी जो है विशेषताएं हैं तलपट बनाने की। इसके बाद आता है अथवा पार्ट में, जो आपको फिर से डाटा दी गई है 31 मार्च 2021 का, और इससे इन शेषों से जो आपको एक तलपट को तैयार कर देना है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा। तो ट्रायल बैलेंस इस तरह का कुछ इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे अमाउंट जो है आपका डीआर वाला ये आ जाएगा और सीआर वाला ये क्रेडिट और डेबिट वाला आ जाएगा। कौन कौन से मदें शामिल होंगी, नेम ऑफ जो है विवरण आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें देखिए यहाँ पर फिर से आपको डाटा दिया गया है, और इसको एंडिंग जब होगा तो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है तैयार करना है 31 मार्च 2021 के लिए। तो कुछ इस तरह से आपका जो है 31 मार्च के लिए जो है पेमेंट एंड रिसिप्ट अकाउंट जो है तैयार किया जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ जो है आपका बैलेंस सेम रहेगा, आपको ये पता होगा। तो आपको क्रेडिट यहाँ पे डेबिट आ जाएगा, एक तरफ क्रेडिट आ जाएगा। उसके बाद में और ऑप्शन में आ जाइए।
आय व्यय खाते की कोई 4 विशेषताएं आपको बतानी है। बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, इन तरह से मैंने छोटे छोटे नाम लिख दिए हैं, आप इनको जरूर डिस्क्राइब करिएगा। जब भी क्वेश्चन आपका बड़ा होता है, 4 नंबर का जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो 4 नंबर के लिए केवल 4 पॉइंट लिखने से नहीं चलेगा। यहाँ पे मैंने नाम तो लिख दिए हैं, पर इसको एक एक दो दो लाइनों में आपको डिस्क्राइब करना होगा, तब जाके आपको इसका पूरा मार्क्स मिलेगा। तो एक वर्ष से संबंधित होती हैं, ठीक है। ये विशेषता है। नाम मात्र का खाता होता है, केवल आगम आय और व्यय को लेखा जो इसमें दिखाया जाता है। पूंजीगत आय और व्यय का लेखा नहीं होता इसमें, और पूर्वदत्त और आय व्यय का समायोजन जो इसमें किया जाता है। ये सारी की सारी विशेषताएं हैं इसकी, इसको डिस्क्राइब जरूर करिएगा। मैंने केवल आपको विशेषताएं बताई हैं। इसी तरह साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियमों को समझाना है, ये भी 4 नंबर का है। तो इनमें से कोई भी 4 पॉइंट जो आप लिख करके पूरा का पूरा एक एक दो दो लाइनों में उसकी डिटेल को समझाएंगे, तभी जाके आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये केवल नाम लिखने से आपको 1 से 2 नंबर मिलेंगे। बाकी के नंबर अगर आपको चाहिए तो ज़रूर इनके सामने इसका डिटेल जो है 1 लाइनों में या 2 लाइनों में जो आपको देना होगा, इनकी डिटेल्स बतानी होगी कि कैसे कैसे ये तैयार किया जाता है और क्या है इसका लक्षण, ठीक है। तो इस चीज़ों को आपको समझाना होगा। मैं केवल आपको गाइड कर रहा हूँ सभी आंसर्स के साथ में। इसके बाद में और ऑप्शन में जो है यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। 2:1 में अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं, और इनका जो करंट ईयर का अमाउंट है वो दे रखा है इसमें 30,000 रुपये चालू वर्ष का। और उसके बाद में यहाँ पे आपको मिनिमम प्रॉफिट भी दे रखा है 10,000 रुपये। अब इसको जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है आपको बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कुछ इस तरह का बनेगा। आप अपने उत्तर को जरूर जांच लेना, यहाँ पे मैंने उत्तर दे दिया आपको। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया त्याग अनुपात और लाभ अनुपात में अंतर आपको बता देना है। तो आप अंतर तो आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। अंतर का आधार जरूर लिखिएगा, अंतर किस बेसिस पे आप बता रहे हैं। फर्म के फर्म में किन परिस्थितियों में ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है, तो वो स्थितियां यानी कि वो सरकमटेंसेस भी आपको बता देने हैं। तो इन दोनों को आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद में समता अंश और पूर्वाधिकार अंश में अंतर बताइए। इसको मैंने इन क्वेश्चंस को पहले ही भी करा दिया है, तो आपने उन वीडियोस को देखा होगा तो आपको सब पता होगा। आप अपना क्वेश्चन पेपर अगर सॉल्व करवाना चाहते हैं 2022 का, तो आप बिल्कुल साफ सुथरा पीडीएफ, जैसा ये पीडीएफ आप देख रहे हैं ऐसा ही पीडीएफ आप हमें अपने हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है, इस पर आप भेज सकते हैं। अब यहाँ पे एक कंपनी के लिए जो है यहाँ पे चिट्ठा दिया गया है, मतलब नेसेसरी डाटा दी गई है। इसके लिए जनरल एंट्रीज जो है आपको करनी है बुक में। तो यहाँ पे जनरल एंट्री कैसे बनेगी, इस तरह से पर्टिकुलर और आपका अमाउंट क्रेडिट और डेबिट दिखा देना है, तो इस तरह का आपको एक अकाउंट मिलेगा। और इस तरह से आपको ये सारा का सारा जनरल एंट्री करना होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ऋण पत्रों की विशेषताएं जो है। तो ये ऋण का प्रमाण होती है, निश्चित ब्याज दर होती है इसमें, आपस का अनुबंध होता है, वापसी का अनुबंध होता है इसमें, और जो है संपत्तियों पर प्रभार होता है। दीर्घकालीन ऋण के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। तो ये ऋण पत्र जो है दीर्घकालीन ऋण के लिए भी आवश्यक होते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डेबेंचर्स के। इसके बाद में और पार्ट में इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब जरूर करना, अन्यथा नंबर आपके कट जाएंगे। तो ये मैंने केवल आपको विशेषताएं बताई हैं, पर इनको विशेषताओं को जो है आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में जो है इसको समझाना होगा कि ये कैसे कैसे ये काम करेंगे। इसमें दो दो लाइनें लिख करके आप उसको समझा देंगे। ध्यान रहे आपको जो मैं आंसर्स बता रहा हूँ, लेकिन जो डिटेल्ड बहुत ज़्यादा आंसर्स हैं वो आप इसमें थोड़ा थोड़ा जरूर लिखेंगे। अगर ये पॉइंट आपको पता है तो आप कुछ भी थोड़ा थोड़ा समझदारी से लिखेंगे तो आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा और पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसी तरह से आपको आंसर्स लिखने होंगे। अथवा पार्ट में फिर से आपको पूरा का पूरा डाटा दिया गया है, जिसमें सरल लिमिटेड के बारे में सब कुछ समझाया गया है, और आपको कंपनी की जो है नकल बही प्रविष्टियां जो है करनी है। तो जनरल एंट्री सीधी सी बात है करनी है, तो इस तरह का जनरल एंट्री आपको करने को मिलेगा। 10% डेप्ट करना है सारे के सारे। उसके बाद में डेबेंचर है आपका, फिर 10% अकाउंट में आ जाएगा अलॉटमेंट पे, ठीक है। ट्रांसफ़र पे आ जाएगा, अलॉटमेंट में आ जाएगा, ड्यू टू ऑल पे आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। अलॉटमेंट मनी रिसीव जब होगा तो भी आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 एंट्रीज आपको करनी होगी। तो चारों एंट्रीज को आप इधर डेबिट में भी दिखाएंगे और क्रेडिट में भी दिखाएंगे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे नकल बही और खाता बही में अंतर अथवा पार्ट में है निम्नलिखित व्यवहारों को नकल बही तैयार करनी है। तो इसका अंतर तो आप आसानी से अंतर के आधार के हिसाब से बता ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपने पढ़ा भी होगा। 5 नंबर आपको मिलेंगे, 5 कम से कम अंतर के आधार के हिसाब से बनाएंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पे थोड़ा सा विवरण दिया गया है, इस विवरण के हिसाब से जो है जनरल हम तैयार कर लेंगे। तो चलिए इसको विवरण को जो है यहाँ पे ये सारा का सारा विवरण इंग्लिश मीडियम के लिए, और इसकी जनरल जो है कुछ इस तरह से बनेगी। तो यहाँ पे जो है डेट लिख देंगे, और बाकी जो भी डिटेल्स आपको भरनी है उस इस तरह से भरना होगा। तो जाके आपको कंप्लीट जो है इसके मार्क्स मिल जाएंगे 5 के 5। 5 नंबर लाने के लिए इसी तरह की आपको एंट्रीज करनी होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है निम्नलिखित संपत्तियों एवं दायित्व जो है फिर से आपको एक चिट्ठा मतलब एक विवरण दिया गया है, और इस विवरण के हिसाब से जो है आपको अ, चिट्ठा तैयार करना होगा, ठीक है। बैलेंस शीट तैयार करना है। तो चलिए देखते हैं इसके बैलेंस शीट किस तरह का बनेगा। मैं बता देता हूँ आपको बैलेंस शीट किस तरह से बनेगा।
ये पूरा का पूरा आपके सामने डाटा है और इसके हिसाब से एक बैलेंस शीट जो है इस तरह का बनेगा। बहुत ही आसान होता है बैलेंस शीट बनाना, अगर आपने सही से समझा होगा तो इस तरह का आपका बैलेंस शीट बनेगा। तो ये आएगा आपका बैलेंस शीट में पूरा आंसर 18,841। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया आपसे, ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा क्या गया है आपसे, इसको चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर जो है चिट्ठा बनाने के क्या उद्देश्य हैं समझाने हैं आपको। तो आर्थिक चिट्ठे के उद्देश्य ये क्या क्या होते हैं, मैं केवल आपको पॉइंट बता रहा हूँ, बाकी पॉइंट को जरूर डिस्क्राइब करिएगा, अन्यथा नंबर आपको कट जाएंगे, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 5 पॉइंट तो आपको लिखने होंगे। आर्थिक स्थिति का ज्ञान होना, संपत्ति का ज्ञान, दायित्व का ज्ञान, पूंजी का ज्ञान, ख्याति का मूल्यांकन और तुलनात्मक अध्ययन, इन सभी के लिए चिट्ठे की आवश्यकता होती है। और इन सभी को आप थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब जरूर करेंगे, दो दो तीन तीन लाइनें जरूर लिखेंगे, अन्यथा नंबर कटेंगे। यहाँ पर जो है साझेदारी की विशेषताएं क्या होती हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है। और पार्ट में जो है निवृत्त साझेदारी की देय राशि के भुगतान की विधियों को समझा देना है। तो देखिए कौन कौन सी विधियां मैं बता देता हूँ। विधियां देखिए, देय राशि एक मुश्त भुगतान होती है, और देय राशि के लिए विपत्र स्वीकार करना ये भी एक विधि है। देय राशि का किस्तों में भुगतान करना ये भी एक विधि है, और वार्षिकी द्वारा भुगतान ये भी एक विधि है। इन सभी विधि को आप जो है एक बार जरूर डिस्क्राइब करेंगे, चार तीन तीन चार चार लाइनों में, तब जाके आपको पूरे के पूरे 5 नंबर इसमें मिल जाएंगे। मैंने विधियों के नाम आपको बता दिए, बस इसको आपको डिस्क्राइब करना है। इसके बाद में ऋण पत्रों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करना, तो आपको पता ही है जो वेरियस टाइप ऑफ डेफिनेचर होते हैं वो पंजीकृत ऋण पत्र होते हैं, वाहक होते हैं, सुरक्षित होते हैं, असुरक्षित होते हैं, शुद्ध होते हैं और अशुद्ध होते हैं। इनमें से कोई भी 5 को आप डिस्क्राइब करेंगे तो 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो डिस्क्राइब का मतलब होता है कि इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देनी है। मैंने तो केवल नाम बताए हैं, अब इस नाम को आपको वर्णन, देखिए वर्णन लिखा है ना, वर्णन करना ही होगा। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है उसके देख लीजिए क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर। और पार्ट में जो है एक फिर से आपको विवरण दिया गया है कंपनी का, और इस कंपनी के विवरण के हिसाब से देखिए आपको जनरल बनानी थी। तो जनरल कुछ इस तरह से बनेगा। तो पर्टिकुलर्स एक तरफ लिख देंगे, अमाउंट जो है आपका क्रेडिट और डेबिट दोनों दिखा देंगे टेबुलर फॉर्म में, तो आपका जो है ये आंसर कंप्लीट माना जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमने जनरल दिखा दिया, और सबसे आसान होता है जनरल अगर आपको टीचर्स ने आपको ढंग से समझाया है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगर आप जनरल समझना चाहते हैं तो बहुत सारे वीडियोस मैंने बहुत पहले बनाए थे, उनको देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। खंड बी यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करिए या ऑप्शन नंबर 2। पहले ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं। यहाँ पर एक स्थान करना है आपको पहले पूरा। तो तुलनात्मक विवरण, सम आकार विवरण और लेखांकन अनुपात वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के खाली स्थान है। तो ये क्या है, ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, ये उपकरण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा उपकरण है। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे सत्य असत्य बताना है। वित्तीय विवरण से आंकड़े जटिल बन जाते हैं, तो बिल्कुल नहीं, वित्तीय विवरण से तो आसान बनते हैं, तो ये असत्य है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चालू अनुपात व्यवसाय की कौन सी वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। तो अल्पकालीन वित्तीय सुदृढ़ता को जो है ये दर्शाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। इसके बाद में आपको निम्न सूचनाओं से जो है लाभ अनुपात की गणना करनी है। तो देखिए लाभ अनुपात बहुत छोटा सा है, क्योंकि आपको सकल लाभ अनुपात का फॉर्मूला जो है सकल लाभ इंटू में 100 अपॉन में शुद्ध विक्रय होता है। आप सकल लाभ आपको दिया ही गया है वो डाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद में आपको 100 तो मल्टीप्लाई है, और शुद्ध विक्रय जो है यहाँ पे दिया गया है आपको, ठीक है। शुद्ध विक्रय सेल्स रिटर्न, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न करेंगे तो आपके पास में शुद्ध विक्रय आएगा। तो इसमें से 90,000 घटाएंगे तो 5,000 जो 5 लाख जो है आ जाएगा। वही आपका नेट सेल्स है। और नेट सेल्स देखिए ये सेल्स है और ये सेल्स रिटर्न है। अब नेट सेल्स आपको दिया ही नहीं है, तो शुद्ध जो विक्रय होता है वो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स होता है। तो यहाँ पे माइनस कर दिया तो 5 लाख आया। अब इसको क्रॉस करेंगे यानी कि कैंसिल आउट करेंगे मैथमेटिकली, 30% इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, कमल लिमिटेड की कुछ सूचनाएं इस तरह से दी, जिसमें आपकी मशीन, भूमि और भवन है। अब इसको जो है आपको प्रदान करते हैं। तो इसमें देखिए इसमें और भी ब्यौरा दे रखा है कि 15,000 में बेची गई एक मशीन, ठीक है। तो आपको क्या है, ये रोकड़ की गणना कर देनी है। तो रोकड़ की गणना देखिए कैसे करते हैं, या इंग्लिश में है ये क्वेश्चन। तो रोकड़ की गणना कुछ इस तरह से, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हमें बनानी है कुछ इस तरह का हमारा बनेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये आंसर हो गया आपका 28 नंबर का। अगला जो है रोकड़ प्रवाह विवरण की सीमाएं यानी कि लिमिटेशंस बनानी बतानी है कैश फ्लो स्टेटमेंट की। तो गैर रोकड़ व्यवहारों की अवहेलना करता है ये, और शुद्धता का जो है इसमें अभाव पाया जाता है। उपार्जन अवधारणा की अवहेलना करता है, और दिखावटी आंकड़ों की प्रस्तुति कुछ ज़्यादा ही होती है। तो इसमें ये सारी कमियां हैं, और इन कमियों को थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे तो जाके आपको 5 नंबर मिलेगा, अन्यथा अगर आप केवल नाम लिखते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विकल्प नंबर 2 जो है, आप अगर 1 नहीं करना चाहते थे तो विकल्प नंबर 2 भी दिया गया है। इसमें जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें प्रत्यक्ष लागतें और प्रत्यक्ष व्यय दोनों ही एक ही अर्थ होता है। तो नहीं, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसलिए असत्य आ जाएगा।
इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो नियंत्रणीय लागत खाली स्थान लागत है, तो ये परिवर्तनशील लागत कहलाता है। नियंत्रणीय लागत या कंट्रोलेबल कॉस्ट इज नॉन एज परिवर्तनशील लागत। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, ये सभी व्यय जो माल के निर्माण से संबंधित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम प्रत्यक्ष व्यय कहते हैं। ठीक है, जो भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स होते हैं और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में काउंट किए जाते हैं तो प्रत्यक्ष व्यय में शामिल होते हैं। इसके बाद में आपको एक छोटा सा विवरण दिया गया है कारखाने की लागत का, तो आपको कैलकुलेट कर देना है, वर्क का जो कॉस्ट आएगा वो आपको बता देनी है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कारखाने की लागत क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए आपका इस तरह से कारखाना लागत यहाँ पे, और सामग्री है, मजदूरी है। सामग्री आपको 40 दे रखी है, इसमें आप देखोगे यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल दे रखा है। ठीक है, वेजेस जो है, मजदूरी कितनी है, 60 है, वेजेस ये रहा आपका 60। इन दोनों को जोड़ो तो मूल लागत यानी कि कुल लागत जो है निकल जाएगी। निर्माण व्यय इसमें आपको ऑलरेडी दिया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 25,000 है, इसको हम क्या कर देंगे, उसमें एडिशन कर देंगे, तो ये एडिशन करने के बाद 1,25,000 बन जाएगा, यही कारखाना लागत है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद में लागत लेखांकन के उद्देश्य जो है आपको बताने, तो लागत लेखांकन के उद्देश्य लागत को ज्ञात करना, लागत नियंत्रण करना, लाभकारिता का निर्धारण करना और विक्रय मूल्य का निर्धारण करना और व्यावसायिक निधि का निर्धारण करने हेतु एक आधार यानी बेस प्रदान करना, ये सब इसकी खासियत है, ये उसके उद्देश्य हैं। इसके बाद में लागत से क्या आशय है और लागत के तत्व कौन कौन से, तो किसी वस्तु के निर्माण अथवा किसी सेवा को प्रदान करने में जो राशि व्यय की जाती है उसे ही हम लागत कहते हैं। यानी कि लागत का बहुत छोटा सा डेफिनेशन बताया है, आपको बहुत सारे डेफिनेशन अलग अलग मिलेंगे, मैंने जो डेफिनेशन बताया बहुत ही, मैं उस स्टूडेंट को भी मैं कोशिश करता हूँ जो डल से डल बच्चा है उसको मैं कोशिश करता हूँ कि उसको समझ में आ जाए। अगर उसको समझ में आ जाए तो जो मिडिल एवरेज स्टूडेंट है या फिर जो टॉप लेवल के स्टूडेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे, हमें तो ये पता है। लेकिन सबसे मुश्किल होता है जो थोड़े से अपने आप को अच्छा नहीं समझते हैं स्टूडेंट्स पढ़ाई में, लेकिन वो अगर हमारी वीडियोस देखते हैं तो उनके स्कोर हमेशा अच्छे हैं। और आज तक ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं हुआ जो इस चैनल से पढ़ा हो और फेल हो गया हो, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है पिछले 2 सालों में। क्योंकि 2 साल से ही मैं चैनल पे इस पे एक्टिव हूँ आपके लिए, कोरोना काल के बाद से। तो इसमें जो है लागत के तत्व कौन से होते हैं, तो एक सामग्री होते हैं, मटेरियल हो जाएगा, दूसरा होता है श्रम, इसके अंदर लेबर हो जाएगा और इसके बाद में आपका कार्य हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका आंसर देखा आपने पूरे के पूरे सॉल्यूशंस। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। इस वीडियो को जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट किया कीजिए ताकि हम लोगों को भी पता रहे कि आप लोग कितना फ़ायदा उठा रहे हैं इस वीडियो का। उसके अलावा अपना क्वेश्चन पेपर आप हमें भेज सकते हैं, नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है व्हाट्सएप का, इस पर ज़रूर भेजिएगा ताकि हम उसके सॉल्यूशन बना पाएँ। और ध्यान रखिएगा कि पीडीएफ फॉर्म में भेजना है और पेपर बिल्कुल सीधा सीधा साफ साफ और पेज नंबर 1 टू लास्ट पेज तक होना चाहिए जैसा कि आपने ये पेपर देखा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।